नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम ज्वालामुखी से संबंधित विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये आपका जो न्यू प्रकाशन अरिहंत बुक की आई है, एनसीईआरटी बेस, फुल एनसीईआरटी बेस है और अरिहंत प्रकाशन से न्यू और ओल्ड इसमें मिश्रण दिया गया है, इसी से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके पहले भी मैं 2 पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए ज्वालामुखी इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी एक छिद्र अथवा दरार होती है जिससे होकर पृथ्वी दोस्तों के तृप्त लावा, गर्म और तरल चट्टानी पदार्थ आदि धरातल पर पहुंचते हैं। दोस्तों नंबर 2 दूसरा क्या है, ज्वालामुखी निर्माण तथा विस्फोटन की प्रक्रिया के अंतर्गत मैग्मा से निकलने से धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडा होते ही विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों अगला क्या है, इस क्रिया में यदि पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। दोस्तों ऐसे किताबें तो बहुत सारे हैं, अगर आप लोग किताबों से पढ़ोगे तो निश्चय ही आप पढ़ सकते हो, लेकिन वही चीज़ अगर कोई दूसरे पढ़ा रहा है आपको और उसकी वाणी को सुन करके आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो आसानी से आपको पूरी किताब पढ़ जाती है। वैसे आप अगर एक साथ एक किताब का रिवीजन करेंगे तो निश्चय ही आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं एक टॉपिक आपको इस क्लास में करवाता हूँ। एक ही टॉपिक 1 से 2 बार देख लो और इसी तरह से धीरे धीरे आपकी पूरी किताब कवर हो जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका आरओ हो, यारो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और आपकी टीआरई भर्ती जो होने वाली है बिहार में 4th की, वो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका ज्वालामुखी भूगोल संबंधित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग इसको मेहनत करना, जरूर देखना हो, पूरी क्लास को देखना। और अगर एक बार समझ में नहीं आता 1 से 2 बार देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टफ तो होते ही हैं, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तो उसकी भाषा आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ। दोस्तों तरल चट्टानी पदार्थ दुर्लभ मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मैंटल के ऊपर भाग में होता है दोस्तों तब मैग्मा कहलाता है, तथा जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। दोस्तों वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बस, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन आदि निकलते हैं। दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो कभी राख दे देंगे, कभी बम दे देंगे, धूलकण दे देंगे, या कौन कौन सी गैसें ज्वालामुखी से निकलती है, तो नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब दे देते हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखना। चलिए आगे देखते हैं, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आपके ज्वालामुखी के अंग, एक ज्वालामुखी शंकु होता है, ज्वालामुखी छिद्र होता है और ज्वालामुखी दोस्तों नली होता है, ज्वालामुखी क्रेटर होता है। दोस्तों ये इसके दोस्तों अंग हैं। तो देखिए ज्वालामुखी आपका शंकु क्या है। ज्वालामुखी शंकु धरातल से निकला पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा होने लगता है। जैसे कि दोस्तों ये आपका धरातल है और यहाँ से आपको इस प्रकार से गैस निकलता है, इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ जो को जमा होने लगता है तो इसके ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब इस तरह से यहाँ तक पूरा निकल कर आता है तो ये आपका इस प्रकार से शंकु के रूप में इकट्ठा होता है। ऐसे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, या बड़ा होने पर पर्वत हो जाता है। जितना भी ये बड़ा हो जाएगा ज्वालामुखी तो एक पर्वत दोस्तों बन जाता है। और ज्वालामुखी छिद्र क्या है, धरातल से तृप्त लावा, राख आदि जिस दरार से निकलता है, जिस दरार से दोस्तों निकलता है पहले दोस्तों, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये जो आपका छिद्र यहाँ से जो होता है, ये छिद्र जो आपका बीच की नली होती है इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। यहाँ से आपका ये निकलता रहता है। तो चलिए धरातल से प्राप्त लावा, राख आदि जिस दरार से आता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, या ज्वालामुखी पर्वत के मध्य में होता है पहले दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ज्वालामुखी नली क्या है दोस्तों। ज्वालामुखी छिद्र का संबंध धरातल के नीचे भूगर्भ से होता है, जो एक नली के रूप में होता है, इसे ज्वालामुखी नली या निकास कहते हैं। तो जो ये आपका होता है, ये जो पूरा नली जाती है,
ये क्या है, यहाँ से निकलता है, इसी को बोलते हैं निकास, इसको छेद बोलते हैं। और जो नली यहाँ से पूरी, यहाँ से जो हमारा लावा निकलता है पूरा, तो यही आपकी नली होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं। अगला है ज्वालामुखी क्रेटर। जब ज्वालामुखी का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो ज्वालामुखी क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यंत अधिक हो जाता है तो उसे कालडेरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कालडेरा, तो उसको बोलते हैं कालडेरा। देखिए ये ऑप्शन बना हुआ, फिर देख लीजिए, ये क्या है आपका, इसी को क्या बोलते हैं, आपका ज्वालामुखी छिद्र। ये आपकी पृथ्वी है पूरी, और यहाँ से ये आपकी ज्वालामुखी छिद्र है, और ये ज्वालामुखी, इसको क्रेटर भी बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी पाइपनी लाइन है, यहाँ से हमारी ज्वालामुखी ज्वाला निकलती है। और ये आपके जब ये इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं ये सारे पहाड़, ये तो ये शंकु बन जाते हैं, शंकु का रूप ले लेते हैं। अब ये जब बहुत सारे ज़्यादा लंबा शंकु हो जाता है तो यहाँ पे इसको पहाड़ नाम दिया जाता है। तो ये आपका है जो भी आप ऊपर पढ़े हैं, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र और ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी शंकु, यही है आपका, और यही आपका पहाड़ बन जाता है। देखिए अब ज्वालामुखी प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार की पर्वत और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी, ये क्या है आपका, क्या है, शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत दोस्तों तरल होता है। अगला है, इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि निकास नलिका से पानी अंदर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, हालांकि कम विस्फोट होना इसकी विशेषता है। अगला है, इस ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकल आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है दोस्तों। अगला कौन सा ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी का होता है। ऊपर आपने पढ़ा शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा आपका है नीचे मिश्रित ज्वालामुखी। ये प्रकार है ज्वालामुखी के। इस ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शयन गाढ़ा या चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इसमें लावा के साथ भारी मात्रा में जो ज्वलन खंडस्मयी दोस्तों पदार्थ व राख भी धरातल पर दोस्तों पहुंचती है। अगला, यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में दोस्तों जमा हो जाता है, जिसके जमाव में मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। अगला है ज्वालामुखी कुंड। अगला क्या है आपका, ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। सामान्यतः ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाने के अतिरिक्त स्वयं नीचे धंस जाते हैं। इसके धंसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं दोस्तों। अगला, इसका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इसे लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इसके बहुत समीप स्थित हैं। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह दोस्तों प्रतीत होती है। चलिए आगे देखते हैं, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो कि बहुत दूर तक विस्तृत होते हैं। अगला बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है, ये दोस्तों लावा उगलते हैं और बहुत दूर तक विस्तृत होते हैं। अगला दोस्तों है, संसार के कुछ भाग घने लावा पदार्थ से हजारों वर्ग किलोमीटर से ढके हुए हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर विस्तृत हो जाते हैं दोस्तों। मध्य महासागरी कटक, ये क्या है दोस्तों, कटक आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे देख लेना, हमेशा जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ज्वालामुखी दोस्तों कटक, ये क्या है, मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी दोस्तों
ज्वालामुखियों का दोस्तों उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो कि 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है दोस्तों, और महासागरीय बेसिनों में विस्तृत है। अगला, इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है दोस्तों। उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, अब देखते हैं उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी को उद्गार की तीव्रता के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्या है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोटक तथा उद्भेदन अर्थात उद्गार होता ही रहता है। इसका मुख सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। इससे एक शंकु का निर्माण होता है। सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी एवं एटना ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि 2500 वर्ष पूर्व से सक्रिय हैं। स्ट्रोम्बोली के भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्वालामुखी आते हैं दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना और ध्यान दे लेना कि सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा कौन सा ज्वालामुखी है, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके उदाहरण है, ये जरूर याद रखना दोस्तों। ये ज्वालामुखी होते हैं जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु दोस्तों इसकी संभावना होती है। जब तक कभी क्रियाशील होते हैं तो इनके मुख से गैसें तथा वाष्प निकलते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है। इसका प्रमुख उदाहरण है जिसमें अनेक वर्षों तक प्रसुप्त रहने के पश्चात वर्ष 1931 में अचानक विस्फोट दोस्तों हुआ था। अगला दोस्तों है मृत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्भेदन की क्रिया पूरी तरह बंद हो चुकी होती है और भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं पाई जाती है। इसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और इसका मुख्य कालांतर में झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्पल उठा करके दे देता है दोस्तों एग्जाम में। अगला है ज्वालामुखी का उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। अब देखिए उद्गार के अनुसार वर्गीकरण क्या होता है। केंद्रीय उद्भेदन उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसमें उद्गार प्राय एक सक्रिय नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। इसके उद्गार में अंतर तथा निरंतर पदार्थों की विविधता एवं उद्गार की अवधि के अनुसार इस ज्वालामुखी को कई भागों में बांटा जाता है, जो कि निम्न है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ये इस प्रकार के दोस्तों हवाई तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतन होना है तथा गैसों की तीव्रता में कमी का होना पाया जाता है। अगला दोस्तों स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। अगला, इस ज्वालामुखी का इस प्रकार का ज्वालामुखी हवाई तुल्य की अपेक्षा क्रम तीव्रता से प्रकट होता है। इसके लावा में दोस्तों अम्ल की मात्रा कम होती है। ऐसा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिमली द्वीप के उत्तर स्थित लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में दोस्तों पाया जाता है। कौन, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। अगला दोस्तों वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी दोस्तों प्रायः विस्फोटक एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है तथा इसका नामकरण भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया है। ऐसे ज्वालामुखी का आकार प्रायः फूल गोभी के रूप में होता है। अगला है दोस्तों पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है तथा इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। जिससे निकला हुआ लावा अधिक चिपचिपा तथा लसरदार होता है। इसके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतया अधिकांश नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसका प्रमुख उदाहरण है क्राकाटाओ ज्वालामुखी, जिसका उद्गार जावा एवं सुमात्रा के मध्य 1883 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। अगला दोस्तों विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी वोल्केनियन प्रकार के होते हैं। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसमें ज्वालामुखी बादल का आकार फूलगोभी के समान होता है। इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी के में विसुवियस में हुआ था, जिसका पर्यवेक्षक ग्रीक विद्वान प्लिनी ने किया था।
दूसरा अगला है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसमें लावा एक दरार या भ्रंश के सहारे शांत रूप से निकलता है। इसमें गैस तथा विखंडित पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। इसके लावा के जमने से पठार का निर्माण होता है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया का पठार प्रायद्वीप। दोस्तों भारत का प्रायद्वीप भारत का लावा पदार्थ इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होता है। इसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका ज्वालामुखी उद्गार के कारण। प्लेट विवर्तनिकी, ये क्या है, जो कारण क्या होते हैं? पहला है आपका प्लेट विवर्तनिकी, ये क्या है? विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब दो प्लेटें आमने सामने खिसकती हैं तो उसके आपसी टक्कर के कारण कम घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है और 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर पिघल जाती है, जो केंद्रीय उद्भेदन के रूप में बाहर दोस्तों निकलती है। अगला कमजोर भूपटल का होना। ज्वालामुखी का लावा कमजोर भूपटल को तोड़कर ही बाहर निकलता है। दोस्तों प्रशांत महासागर के तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह और एंडीज पर्वत क्षेत्र के ज्वालामुखी इसका प्रमाण है। दोस्तों अगला भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना या उच्च तापमान वहां पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। इस प्रकार से अधिक गहराई में पदार्थ पिघल जाता है और भूतल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है। दोस्तों गैसों की उत्पत्ति। समुद्र तट के निकट समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जल वाष्प बन जाता है। जल वाष्प के बनने से उसका आयतन तथा दाब बढ़ जाता है, अतः वह भूतल पर किसी कमजोर स्थान पर विस्फोट के साथ निकल कर आता है। दोस्तों अगला है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। विश्व में ज्वालामुखी का असमान वितरण पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। वहीं एशिया के प्रशांत दोस्तों महासागर के द्वीपों में, हिंद महासागर में अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस प्रकार विश्व में ज्वालामुखी के 3 पेटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय के पूर्वी तट, पश्चिमी तटों में बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। इस पेटी में लगभग ज्वालामुखी को 2/3 भाग दोस्तों पाया जाता है। इसमें अल्यूसियन जापान द्वीप समूह तथा आइसलैंड तथा हवाईलैंड द्वीप के ज्वालामुखी, जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा, फिलीपींस में स्थित माउंट बेंताल, मध्य अमेरिका का चिम्बरेजो आदि सम्मिलित पाए जाते हैं। दोस्तों अगला है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या है? यह दोस्तों पेटी आइसलैंड या मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है। यहाँ दरारी उद्गार वाले अनेक ज्वालामुखी दृष्टिगोचर होते हैं। यह पेटी यूरोपीय तथा एशिया के मध्यवर्ती भागों में अल्प्स तथा हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई। दोस्तों अगला दोस्तों है अफ्रीकन रिफ्ट पेटी। यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील से लाल सागर तक होती हुई दोस्तों उत्तर में वेलेस्टाइन तक फैली है। इसका सबसे क्रियाशील ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। तंजानिया का किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है जो रिफ्ट से बाहर पाया जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी। कुछ ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर में भी हैं। इस महासागर में प्रमुख ज्वालामुखी के पड़ुवे हैं। इसके अतिरिक्त एंजोर्स, सेंट हेलेना आदि अन्य ज्वालामुखी दोस्तों हैं। अब देखिए अगला ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदीय स्थलाकृतियाँ। ये क्या है? जब ज्वाला भूतल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। इसे आकृत अंतर्वेदीय आकृतियाँ कहलाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से अग्नेय शैल बनती हैं। दोस्तों अगला है लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुँच कर होता है या धरातल तक पहुँचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल में ही हो जाता है। अगला है लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। कौन से? ज्वालामुखी शैल, चट्टान जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है। पाताली शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। एक अंतर्वेदीय आकृतियाँ। अन्य अंतर्वेदीय आकृतियाँ निम्न हैं।
बैथोलिथ, ये क्या है? जब मैग्मा का बड़ा पिंड भू प्रॉपर्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है या एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, इसे बैथोलिथ कहा जाता है। जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग में होते हैं, अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर या धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर होती है या ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं दोस्तों। अगला लाइकोलिथ क्या है? या गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। कौन? लाइकोलिथ। इसका तरल समतल व एक पाइप रूपी वाहन नलों से नीचे जुड़ा होता है। इसकी आकृतियां धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती हैं। इसमें अंतर केवल यह होता है कि लाइकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसे ही गुंबद नुमा पहाड़ियाँ इसमें से अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लाइकोलिथ था बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों। अगला है लाइपोलिथ और हाइकोलिथ व सिल्ट। धरातल के नीचे जब लावा का जमाव तस्तरी के रूप में होता है, क्या होता है दोस्तों? तस्तरी के रूप में हो जाता है तो यह लाइकोलिथ कहलाता है। फाइकोलिथ परतदार चट्टानों के नीचे एक निश्चित वाहक नली है जिसमें मैग्मा का भंडार जुड़ा होता है। यह जमाव कई बार अंतर्वेदी आग्नेय शैलों की मोड़दार परत अवस्था में अपनिहित के ऊपर अभिनीत के तल में हो जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित दोस्तों किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट था, घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्या है? डाइक। जब धरातल के नीचे लावा का जमाव लंबवत रूप से होता है जो एक दीवार की भांति संरचना बनाती है, इसे आकृति को डाइक कहा जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय शैलों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार के वाहक को समझाया जा सकता है। अगला क्या दोस्तों? बाह्य आकृतियाँ। देखिए, यह वह आकृतियाँ होती हैं जिसका निर्माण धरातल के ऊपर लावा के जमने से होता है। कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ हैं। सिंडर, शंकु अथवा राख। दोस्तों, ज्वालामुखी निकास से बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। विस्फोटी ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख अथवा अंगारों से बनी हुई शंकुआकार आकृति को सिंडर शंकु कहते हैं। हवाई द्वीप में ऐसे शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और मिश्रित शंकु क्या है दोस्तों? ये भी देख लीजिए। मिश्रित शंकु या बड़े तथा ऊंचे शंकु होते हैं जिसका निर्माण लावा, राग तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थों के बारी बारी से जमने से होता है या जमाव समांतर परतों में होता है। इसकी ढलानों पर कई छोटे शंकु बन जाते हैं जिसे परजीवी शंकु कहा जाता है। इटली के स्ट्राम्बोली मिश्रित शंकु का प्रमुख उदाहरण है। अगला दोस्तों है आपका संकुष्ट शंकु। इस घोंसला शंकु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें एक शंकु के अंदर ही अन्य शंकु का निर्माण हो जाता है और विसुवियस ज्वालामुखी ऐसे शंकु का प्रमुख उदाहरण है। अगला है क्षारीय लावा शंकु या लावा शील्ड। यह दूर दूर तक फैला होता है और यह कम ऊंचाई था मंद ढाल वाला दोस्तों शंकु है। इसके अलावा लावा में सिलिका की मात्रा कम तथा या अम्ल लावा की अपेक्षा अधिक तरल तथा पतला होता है जिसमें इसका आधार फैला होता है। हवाई द्वीप का मोनोलोवा शंकु इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद। यह अम्लीय लावा से निर्मित शंकु है दोस्तों। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह काफ़ी गाढ़ा छिपा होता है। यह लावा ज्वालामुखी से निकलने के तुरंत बाद ही मुख के पास जम जाता है। इसमें तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण होता है। इटली का स्ट्राम्बोली इसका प्रमुख दोस्तों उदाहरण है। लावा पठार। ज्वालामुखी विस्फोट से लावा के जमाव से विस्तृत पठारों का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार, भारत का दक्कन का पठार इसके प्रमुख दोस्तों उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के लावा के जमा होने से बड़े आकार के शंकु का निर्माण दोस्तों होता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि जापान का फ्यूजियामा सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। देखिए ये आपके पर्वत बने हैं, देखिए कौन कौन से हैं।
मिश्रित ज्वालामुखी, लावा मेसा, शंकु, सिंडर शंकु, लावा पठार बृहद ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी डोम गुंबद के साथ, ये देखिए यहाँ पे है। और विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीव, ये देखिए यहाँ पे है। भस्म प्रवाह, सिंडर शंकु के आधार ज्वालामुखी। तो ये आपका को दिया गया, आप इसमें समझ सकते हैं। ये देखिए सिल्क क्या है, देखिए ये दिया गया है। और ज्वालामुखी नलिका क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। भित्ति देखिए, और महास्कंद क्या है, लाइकोलिथ क्या है, ज्वाला नलिका क्या है, अपर्दित लाइकोलिथ क्या है, ये देखो इसमें दिया गया है। चलिए, तो इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे दोबारा भी इस तरह से पार्ट लेते आएंगे। अगर आप लोग देखेंगे, इसको समझ में आएगा तो हम लेके आएंगे, और आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर लेके नहीं आएंगे। धन्यवाद।